राजनाथ जी यहां पहुंच चुके हैं, मंच के लिए वो चल चुके हैं और तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे हमारे अगले स्पीकर का। तरक्की की चाहत हो या फिर चुनौतियां, वो देश की सुरक्षा और देश के अंदरूनी हालात से बहुत करीब से जुड़े होते हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए देश के गृह मंत्री से बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता है। राजनाथ जी हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे शशि शेखर जी। शशि जी, आज जो शख्सियत यहाँ पर हैं, उनका परिचय तो आप लोगों को देना नहीं है। राजनाथ जी वो बाइक ले लीजिए। बाइक ले ले, आवाज जा रही है मेरे ख्याल में। नहीं सर, नहीं जा रही। ओके। तो राजनाथ जी का कोई परिचय तो आप लोगों को देना नहीं है, हमारे ही हैं, हमारे बीच के ही हैं, और इसलिए सीधी बात शुरू करता हूं। आज आपसे कुछ आपके घर में कुछ सवाल पूछ लूं टेढ़े टेढ़े से? बिल्कुल, जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मेरे दिमाग में सवेरे से सवाल आ रहा था कि सरकार का जो विरोध करता है, थोड़ा डरते डरते सवाल पूछ रहा हूं, कोई मैं भी चपेट में ना आ जाऊं, गृह मंत्री से पूछ रहा हूं कि इको कर रही है। इको कर रही है आवाज? अब ठीक है? हाँ ठीक। तो देश में जो आवाज उठाता है आप लोगों के खिलाफ, उसको बंद कर दिया जाता है। अब अभी तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ता बंद कर दिए गए, आप उन्हें नक्सल समर्थक कहते हैं। कुछ ये भी बात थी कि वो आपकी और प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बड़ी साजिश रच रहे थे, लेकिन वो तो पुलिस का बयान था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कुछ ज्यादा सख्ती तो नहीं बरत रही है। देखिए, जहां तक इस देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज का प्रश्न है, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से कमिटेड है। हम किसी भी सूरत में इस देश की हेल्दी डेमोक्रेसी के ऊपर किसी को भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाने की इजाजत नहीं देंगे, किसी भी सूरत में। लेकिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि सारे पिछले रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। 2012 में भी इनमें से बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी 2012 में भी हुई थी, और उस समय भी कमोबेश इसी प्रकार के आरोप थे जिस प्रकार के आरोप उनके ऊपर इस समय हैं। किसी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करना, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा का सहारा देना, और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात, किसी देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए तोड़ने की कोशिश करना, साजिश करना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अपराध और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए जो भी तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर ही महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई की है, क्योंकि इस संबंध में जो ही यह कार्रवाई हुई, मैंने वहां के मुख्यमंत्री से भी बात किया और इस संबंध में पूरी जानकारी भी मैंने हासिल की कि क्यों गिरफ्तार किया गया। तब उन्होंने बतलाया, मैंने पूछा कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिन तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है, उसकी भी जानकारी उन्होंने दी। अब मामला कोर्ट के विचाराधीन है, कोर्ट को ही इस संबंध में अपना अंतिम फैसला देना है। लेकिन कोर्ट ने तो आपकी बड़ी लानत बलाबत की है कि आप प्रेशर कुकर को अगर दबाएंगे तो वो फट जाएगा, और उन्होंने जो गिरफ्तारी थी उसको भी नाजायज साबित कर दिया और कहा कि अधिक से अधिक नजरबंद कर लीजिए। तो कोर्ट ने तो अपना रवैया साफ कर दिया। नहीं, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रेशर कुकर को हम दबाने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी में सबको बोलने की आजादी है, सबको चलने की आजादी है, सब कुछ करने की आजादी है, लेकिन किसी को भी देश को तोड़ने की अथवा देश को डिस्टेबलाइज करने की यह इजाजत नहीं दी जा सकती, अथवा वायलेंस को प्रमोट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपके इस राजकाज में एक नक्सलवाद पे बड़ी प्रभावी लगाम लगी। मैं देख रहा हूं कि मौतों में 34% से अधिक की कमी आ गई है, 126 जिलों से घट के वो 10-12 जिलों तक सीमित रह गया है। तो ऐसे में जब वो टूट रहे हैं, तब उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इतना वो कहां से डिस्टेबलाइज कर लेते वो लोग? देखिए, यह सच है कि हमारी सरकार ने नक्सलिज्म के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है और काफी हद तक उनका सफाया करने में भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। आप सबको भी इस बात की जानकारी होगी कि लगभग इस देश के 126 जिले थे जहां पर कि नक्सलवादियों के द्वारा हिंसा की घटनाएं होती थी। और मैं केवल एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं कि 2001 के बाद
लगभग 7,000 की संख्या में सिविलियंस को मारा है इन लोगों ने, उनकी हत्याएं हुई हैं। 2,500 से अधिक सिक्योरिटी फोर्सेस की हत्याएं हुई हैं। लेकिन विगत 4 वर्षों में जिस तरीके से प्रभावी कार्रवाई हम लोगों ने की है, उसका परिणाम यह हुआ है कि जो नक्सलवाद इस देश के लगभग 126 जिलों में प्रभावी था, आज वह सिमट कर लगभग 10 जिलों में रह गया है। लेकिन अब यह दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। अब शहरों में भी आकर वह बराबर अपनी आइडियोलॉजी से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वायलेंस को केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी ले जाना चाहते हैं। जो जानकारियां मुझे प्राप्त हुई हैं अपनी एजेंसियों के माध्यम से, उन्हीं जानकारियों के आधार पर ही मैं यह बात कह रहा हूं। माओवाद पर भले ही अंकुश लगा हो, लेकिन आपकी कुछ नीतियां मुझे लगता है कि बहुत सफल नहीं हुई। जैसे कश्मीर, वहां तो पुलिस वाले ही असुरक्षा के शिकार हो गए हैं, उनके परिवारजनों को लोग उठा ले जा रहे हैं। तो आपको कश्मीर को लेके क्या लगता है कि आखिर ये हालात कश्मीर में क्यों डेवलप हो गए इस तरीके के? पहले में तो ये हालात आज के नहीं पैदा हुए हैं, ये मैं समझता हूं कि सन 80 से ही, यदि कहें तो उसके पहले से ही वहां पर हालात कमोबेश कुछ इसी प्रकार के थे। लेकिन इतना मैं जरूर देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कश्मीर की समस्या का समाधान हम पूरा का पूरा समाधान देंगे। वैसे क्रॉनिक प्रॉब्लम है, क्रॉनिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में स्वाभाविक रूप से कुछ समय लगता है। और जिन हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस के परिवार के सदस्यों की किडनैपिंग हुई, आपको जानकारी मिल गई होगी कि हमारी फोर्सेस ने इतना जबरदस्त प्रेशर बिल्डअप किया है कि अंततोगत्वा सबको छोड़ना पड़ा है। सभी परिवार के सदस्य छूटकर बाहर आ गए। वायलेंस से किसी भी सूरत में हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, यह हमारी सोच है। अभी यह भी जानते हैं कि जहां तक कश्मीर की समस्या है, एक हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। बराबर जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर भारत को तोड़ने की, भारत को कमजोर करने की वह तरह तरह की साजिशें करता रहता है। जबकि पड़ोसी होने के नाते हम लोगों ने भरपूर कोशिश की कि सारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। आपने देखा कि हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं अपनी तरफ से पहल की थी। पहल इस सीमा तक कि स्वयं लाहौर की यात्रा उन्होंने तय कर दी, बस में बैठकर चले गए वहां पर। तो यही संदेश देने गए थे ना। और बराबर अटल जी कहते भी थे कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता है। हमारे प्रधानमंत्री आज के श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर वहां के प्रधानमंत्री के एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। उनका आग्रह था कि यदि आप आएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, पाकिस्तान वासियों को बहुत अच्छा लगेगा। सब कुछ किया हम लोगों ने। लेकिन यह भी मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना पड़ेगा, बाज होना पड़ेगा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, लेकिन आपको नहीं लगता कि कश्मीर में आप लोगों ने सरकार में शामिल होने में जल्दबाजी की? अगर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार न बनाई होती तो उस तरह के हौसले बुलंद नहीं होते लोगों के? देखिए, लोकतंत्र में जनादेश जो प्राप्त होता है उसका सम्मान करना पड़ता है। हमसे 2-3 सीटें अधिक थीं जिन पर कि पीडीपी ने विजय प्राप्त की थी, और भारतीय जनता पार्टी को भी 2 सीटें कम मिली थी। नंबर 1 की सीट पीडीपी थे, नंबर 2 की भारतीय जनता पार्टी थी। कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं थी कि जो अपने स्ट्रेंथ के आधार पर वहां पर गवर्नमेंट बना सके। अब उनकी तरफ से भी पहल हुई, इधर से भी बातचीत का सिलसिला चला। यह तय हुआ कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स के आधार पर हम लोग सरकार चलाएंगे। लेकिन जो हमारी अपेक्षाएं थी, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी इस सरकार से, देखा हम लोगों ने जब 2.5-3 साल में पूरी नहीं हो पाई, तब उसके बाद न चाहते हुए भी यह फैसला करना पड़ा है, सरकार से हम लोग बाहर आए। ये आपको नहीं लगता है कि ऐसा रिश्ता था जिसमें तलाक तय था? तो ये तलाक तय था, ऐसा रिश्ता था, और वो तलाक सहमति से हो गया क्या कि इतने समय तक करते हैं फिर नहीं करते हैं? नहीं, हम लोग तो रिश्ते बनाते हैं तो रिश्ते निभाना भी चाहते हैं, और रिश्ते निभाने की कला भी है। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता था कि बिल्कुल तलाक होगा ही।
मैं ये मानता था कि यह रिश्ता लंबे समय तक चलेगा और ये जम्मू कश्मीर के हित में है। उसके इंटरेस्ट को देखते हुए ही हम लोगों ने यह फैसला किया। ये कश्मीर का मुद्दा तो चलिए एक क्रॉनिक मुद्दा हो गया है, लेकिन इधर मैं देख रहा हूं खालिस्तान के भी सुर सुनाई पड़ने लगे हैं। कई गुरुद्वारा में प्रवेश वर्जित हो गया, कनाडा में, इंग्लैंड में कई भारत समर्थक लोगों की पिटाई कर दी खालिस्तान समर्थक लोगों ने। तो ऐसा नहीं लगता कि वो एक बार फिर से एक मुर्दा जीवित हो रहा है? नहीं होने पाएगा। देखिए, यहां तक इंग्लैंड का सवाल है, वहां पर लगभग 10 लाख से अधिक हमारे सिख भाई रहते हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे पूरी ताकत लगाई उन्होंने, कनाडा से भी, अन्य दूसरे देशों से भी लोगों को आमंत्रित किया था, लेकिन वो संख्या 1,500-2 हजार से अधिक की नहीं हो पाई थी। और इसके पीछे यदि किसी का हाथ है तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है, यह भी खुलकर सामने आया है, खुलकर आया है। लेकिन सबसे खुशी की बात थी कि हमारा हिंदुस्तान का एक भी सिख भाई ऐसा नहीं था जिसने कि उनकी उस कार्यक्रम में शिरकत की हो। आप जब जैसे खालिस्तान की बात होती है तो मैं एक स्टेबिलिटी का अभाव जैसे देश में पाता हूं कि आप सफल हुए, नॉर्थ ईस्ट में आपकी सफलता बहुत अच्छी है, माओवाद के मामले में आप सफल हुए, लेकिन चाहे खालिस्तान की ये खदबदाहट हो या कश्मीर का जो हिसाब किताब अब गड़बड़ाया है, उससे मुझे ये लगता है कि स्टेबिलिटी का अभाव है हमारी नीतियों में। कहीं हम सफल हैं और कहीं हम बहुत ज्यादा असफल हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, यह तो मानेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से यह देश संकट में था और आप स्वयं ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि माओवाद के मोर्चे पर हमने कामयाबी हासिल की है। इस सच्चाई को भी स्वीकार कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद के मोर्चे पर भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। आप यह भी देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में यदि हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों के परिवार के सदस्यों का अपहरण होता है तो उनको विद इन 20 आवर्स उनको जो है छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इतनी प्रभावी कार्रवाई हो रही है। जहां तक पंजाब का प्रश्न है, यह क्राइसिस पैदा हुई थी 84 और उसके पहले की, तो उसको लेकर कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक सेंस ऑफ एलिनेशन, एक अलगाव का भाव हमारे सिख भाइयों के अंदर पैदा किया जाए। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे सिख भाइयों का जहां तक सवाल है, भारत की संस्कृति, भारत की कल्चर की रक्षा करने में जो हमारे सिख भाइयों ने भूमिका निभाई है, उसे इस देश का समाज कभी भूल नहीं सकता है, कभी नहीं भूल सकता है सिख समाज ने। और आपने देखा कि वहां पर इतना बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन किया लोगों ने, लगभग 1,500-2 हजार का, लेकिन एक भी सिख भाई हमारे हिंदुस्तान का उसमें शिरकत करने के लिए नहीं गए। चले, पंजाब ये सीमावर्ती प्रदेशों को छोड़ दे, लेकिन देश के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है आप लोग जो कुछ फैसले करते हैं उससे यथास्थिति को चोट पहुंचती है। जैसे अभी NRC वाला मुद्दा था, अब इस NRC वाले मुद्दे ने एक ऐसी बहस छेड़ दी जिससे कि अलगाव प्रतीत होता है कि बढ़ जाएगा। देखिए, हर दुनिया के हर देश को यह चाहिए कि कम से कम यह तो इंश्योर करे कि हमारे देश में कितने स्वदेशी हैं, कितने विदेशी हैं। तो जो काम अब तक नहीं हुआ कि हमारे देश में कितने स्वदेशी हैं, कितने विदेशी हैं, इसका फैसला हो, यह तय करें हम। पहली बार हमारी सरकार ने इस काम को किया है, तो हमारी सरकार की तो पीठ थपथपाई जानी चाहिए। लेकिन इसे एक और यह भी देखा होगा आपने, 40 लाख लोग NRC से बाहर हुए, लेकिन वायलेंस की एक भी घटना नहीं होने पाई। इसे कहते हैं सरकार, इसे कहते हैं सरकार। आप इस वायलेंस को ना होने को चलिए ठीक है, लेकिन मैंने इधर देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि दलित बड़े उद्वेलित हो गए। ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था अभी एक सेशन में। अब मैं सोशल मीडिया ट्रेंड देख रहा था, #SC/ST रिजर्वेशंस, इंडिया गेन्स रिजर्वेशन, ऐसे तमाम हैं जो कि एकदम से आते हैं और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं। सोशल मीडिया की बात तो मत करिए। नहीं, मैं लेकिन इसका एक असर हुआ
इसका असर ये हुआ कि जैसे अंबेडकर जयंती पे जिस तरह से पूरे देश में लोग निकल आए सड़कों पर अनऑर्गेनाइज तरीके से, और उसके बाद एक रिपोर्ट छपी, आपकी मेरठ की पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। वो गिरफ्तार इस पर किया कि वो कुछ बाहर से बैठे हुए लोग भड़का रहे थे हिंसा करने के लिए। एक ये भी खबर आई कि 100-150 लोगों का एक ग्रुप है जो कि भारतीय हैं, जो कि दलित हैं, जो विदेश में रहते हैं, वो इसको हवा दे रहे हैं। तो ऐसी इस पर तो लगाम लगनी चाहिए कि क्या करेंगे इस पर? तो लगाम तो लगा ही रहे हैं, लगाम तो लगी ही है, पर हिंसा तो हो रही है ना। लगाम हिंसा तो हो जा रही है ना, जैसे सहारनपुर में हो गई या मेरठ में हो गई या बंबई में हो गई। अरे जब होनी थी तो हो गई, अब नहीं होगी। नहीं, यदि होगी तो कार्रवाई होगी। देखिए, इस बात की दुनिया का कोई देश गारंटी नहीं दे सकता है कि हमारे देश में किसी प्रकार की कोई हिंसा होने ही नहीं पाएगी। सब तो सब छोटिए, रामायण काल में चले जाइए, राम और रावण के बीच भी संघर्ष हुआ, तो ये जो और जी बराबर हुआ। जहां पर मनुष्य है, और जहां तक भारत का सवाल है, यदि देखें तो इतना डाइवर्सिफिकेशन है, इतनी विविधताएं हैं भारत में, वेशभूषा की, बोलचाल की, सोचने की, और भारत की डाइवर्सिटी यानी वहां की विविधता का जहां तक सवाल है, आप देखिए भारत हमारा कैसा देश है। यदि इसमें कोई छोटी मोटी कोई हिंसा हो गई तो मैं समझता हूं चिंता का विषय तो है, लेकिन सरकारें जो भी होती हैं उसको नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। जैसे मैं कहता हूं भारत जैसा देश दुनिया में कोई नहीं है, कोई देश नहीं है। अब यहां तक हमारे मुस्लिम भाई यहां पर बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात गलत हो आज यही नहीं बल्कि बाद में भी कोई इसे कंट्राडिक्ट कर सकता है, दुनिया में एक भी इस्लामिक कंट्री नहीं है जहां पर कि इस्लाम के सभी फिरके के लोग, सभी सेक्ट के लोग रहते हों। दुनिया का अकेला देश यह भारत है जहां पर कि इस्लाम के सभी फिरके के लोग रहते हैं। यह है भारत की संस्कृति। लेकिन कुछ ताकतें इसको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो भी भारत में रह रहा है, जो भी भारत माता की कोख से है, सभी भाई भाई हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आपने कई बार एक बार नाम भी लिया, इशारे में भी कहा, तो उस देश में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है। पाकिस्तान में नए कप्तान आ गए हैं, पहले क्रिकेट के कप्तान थे, वो देश के कप्तान हैं। आपको लगता है उस हालात को सुधरेंगे उससे? अब देखिए, अभी तो क्रिकेट खेलते रहते हैं, अब राजनीति के मैदान में खेलना है, कितना कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो कामयाबी हासिल करें और पड़ोसियों के साथ अपने बेहतर रिश्ते बनाकर रखें, हमारी ये अपेक्षा है। और इसके लिए भगवान उनको शक्ति दे, अल्लाह उनको शक्ति दे, यह मैं दुआ करता हूं। अब मैं आपसे कुछ राजनीति पे बात करता हूं, क्योंकि आप भाजपा के लीजेंडरी अध्यक्ष रहे और आज जो अश्वमेध हुआ उसका नेतृत्व तो आपके हाथ में था। 2014 का चुनाव आपकी अध्यक्षता में लड़ा गया और उससे पहले लगातार जीत भाजपा ने हासिल की। आपको नहीं लग रहा है कि सारे पुराने दोस्त धीमे धीमे छिटकते जा रहे हैं? शिवसेना नाराज हो गई, अकाली दल अलग सुर बघारता है, उत्तर प्रदेश में कुछ लीडर्स हैं जिनकी आवाज हमेशा अलग आती है। ये एनडीए में बिखराव सा नजर क्यों आ रहा है? बिखराव नहीं है, थोड़ा बहुत परिवार में हो जाता है। परिवार में रहते हैं तो थोड़ा बहुत चोंच में चोंच मारते हैं कभी कभी। देखिए, चोंच में चोंच मारने की बात मैंने क्यों कही है, आपने देखा होगा 10 जहां चिड़िया भी इकट्ठा हो जाती हैं एक दूसरे को कभी कभी किसी बात को लेकर, कोई दाना चुगना होता है तो वह न चुगने पाए हम चुग लेते, थोड़ा बहुत सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन शिवसेना के साथ आप लेकिन मेरा विश्वास है कि शिवसेना हमारे साथ रहेगी। ये आपका निजी विश्वास है, पर वो तो घोषणा कर चुके हैं। पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। आज जब एनडीए में थोड़ा सा बिखराव नजर आता है, चोंच पे चोंच ही सही लेकिन नजर तो आती है, कहीं घायल ना हो जाए कोई उसमें। कभी कभी चोंच से चोंच लड़ाने में घायल भी हो जाते हैं। नहीं, मैं जानता हूं कि ऐसी चोंच नहीं मारेंगे कि कोई घायल हो। लेकिन पूरे देश में एक गठबंधन की
एक नई तरीके की शुरुआत हो रही है राजनीति की, और कुछ अलग अलग ट्रेंड दिखाई पड़ते हैं। जैसे फारूक अब्दुल्ला अचानक जाते हैं ममता बनर्जी के पास 2 दिन रहकर आते हैं, अचानक शरद पवार जो है वो किसी और से मिलने लगते हैं। तो कोई खेल सामने से खेल रहा है, कोई खेल पीछे से खेल रहा है। अगर ये सारा विपक्ष एक हो जाता है तो आपको नहीं लगता कि वो पुराने दिन लौट आएंगे जब एक सबल पार्टी को भी पराजित होने की स्थिति आ जाती है? नहीं नहीं, देश की जनता फैसला करेगी। क्योंकि इतनी बात तो मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने इस देश की जनता के अपेक्षाओं को पहचाना है और उन अपेक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से हमारी सरकार सतत प्रयत्नशील है। हमारा देश चाहता क्या है? हमारा देश चाहता है कि भारत गरीब देशों के रूप में पहले सारे विश्व में जाना जाता था, अंतर्राष्ट्रीय जगत में। बाद में विकासशील देश के रूप में भारत की एक पहचान बनी, डेवलपिंग कंट्री। हम चाहते हैं कि भारत एक डेवलप्ड नेशन के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में और एक समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर आए। अब कोई यह कह सकता है कि भाई यह तो आपकी बहुत ही एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, और यहां जो बैठे हैं महानुभाव, और आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात गलत हो तो आप उसे कंट्राडिक्ट करिएगा। आपने देखा होगा कि आज हिंदुस्तान के ऐसे हालात पैदा हो गए कि विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि कोई है देश तो हमारा है। ग्रोथ रेट को लेकर चर्चाएं होती थी। आपने देखा होगा कि इस फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर था, पहला जो 3 महीने थे, उसमें हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट भी अप्रॉक्सीमेटली 8.2% पहुंच गई। यानी हम चाइना से भी आगे निकल गए। और सबसे बड़ी बात जो लोगों के ध्यान में नहीं आई है, एग्रीकल्चर सेक्टर का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इस देश की आधे से अधिक आबादी किसी एक पेशे में लगी हुई है, तो खेती के पेशे में लगी हुई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार, इधर हाल फिलहाल एक लगभग 25-30-40 वर्षों की बात मैं कर रहा हूं, पहली बार यह हुआ है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट जो 2%, 1.5%, 2.5%, 3.5%, कभी कभी 4% के आसपास पहुंच जाती थी, इस साल यह हो गया 5.1% पहुंच गए। 5.1%। यानी देश आगे बढ़ रहा है। जहां तक गरीब झोपड़ी में रहने वाला है, जो ऐसा इंसान था, देश के इकोनॉमिक सिस्टम से, देश के अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ नहीं था, भले ही 1969 में इस देश का नेशनलाइजेशन क्यों न हो गया हो, राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, तो उस समय इंदिरा जी ने भी, मैं इंदिरा जी की आलोचना नहीं करता हूं, इंदिरा जी की भी मंशा देश को बनाने की थी, देश को बढ़ाने की थी। उन्होंने भी सोचा होगा कि बैंकों का हम राष्ट्रीयकरण कर दें, तो बैंकों के द्वारा जो लाभ मिलता है वह आम नागरिक को मिलने लगेगा, यानी समाज की जो अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए हैं लोग, उसको भी इसका लाभ मिलने लगेगा। नहीं हुआ। बहुत बड़ी आबादी थी, लगभग 30-32 करोड़ की, जो कि वह बैंक के साथ उनका कोई मतलब नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। पहली बार प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 32 करोड़ नए अकाउंट्स खुले हैं। पहली बार हर परिवार के अकाउंट बैंक में खुल गया है। यानी आम गरीब को भी हम लोगों ने बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ दिया है, पहली बार। और आज जिस हम इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की लॉन्चिंग यहां से करने जा रहे हैं, और आज हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी आज उसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं, आज मैं लखनऊ में कर रहा हूं। अब गांव में बैठा हुआ, झोपड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति भी यदि कोई छोटा मोटा भी यदि कोई काम करता है तो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर सकता है, पोस्ट ऑफिस में निकाल सकता है। अब तक वहां सेविंग बैंक के रूप में वह काम करता था, लेकिन अब करंट अकाउंट की भी सुविधा इस बैंकों में मिलनी शुरू हो जाएगी। माने आम लोगों को बैंक के साथ हमने अब जोड़ दिया है। आपको नहीं लगता कि इससे सबका कंट्रीब्यूशन इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हो, इस सोच के आधार पर यह किया है हम लोग।
आपको नहीं लगता कि इससे पहले से खस्ता होते हुए बैंक और बुरी हालत में चले जाएंगे? जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, आपके नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। आपको नहीं लगता कि इससे उनको और चोट पहुंचेगी? ना, यह तो तब होगा जबकि देश के आम लोगों की हालत, आर्थिक हालत दिनों दिन कमजोर होती चली जाएगी, बिगड़ती चली जाएगी, तब होगा। एक तरफ 8.3%, लेकिन यदि बैंक से कोई कर्ज लेता है, उससे उत्पादन करता है, मुनाफा कमाता है, कर्ज जमा करता है, विद इंटरेस्ट जमा करता है, तो उससे बैंकों की हालत खराब नहीं होने पाएगी। एक तरफ 8.3% का आंकड़ा है, लेकिन लोग जीडीपी का आंकड़ा नहीं समझते। उन्हें समझ में आती है पेट्रोल डीजल की महंगाई, उन्हें जब रुपया गिरता है तो जो उनकी जेब पे असर पड़ता है वो समझ में आता है। आप इस संबंध में क्या कहते हैं कि ठीक है वो आंकड़े सही हैं, लेकिन ये जो आम आदमी को थोड़ा थोड़ा चुभता रहता है रोज, इस पर अंकुश कैसे? देखिए, इसमें से भी हम लोग कोई अवसर निकाल लेंगे। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण जो है डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत का रुपया कमजोर हुआ है, भारत की करेंसी टर्की की वजह से हुआ है। हाँ, टर्की की करेंसी है लीरा। लीरा में गिरावट आई है टर्की की करेंसी में, और गिरावट आने के कारण दुनिया की जो भी इमर्जिंग कंट्रीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग मार्केट्स, तो इमर्जिंग मार्केट्स की भी करेंसी में गिरावट आई है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण। लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं, अवसर हम इसमें से क्या निकालेंगे, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, और आईटी का एक्सपोर्ट हमारा और अधिक बढ़ेगा। इसमें से भी हम भारत को कैसे अधिक से अधिक लाभ मिल सके, यह हम इसकी कोशिश करेंगे। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी थी, और साथ ही साथ डॉलर भी मजबूत हुआ था, यानी उस समय भी रुपया कमजोर हुआ था। तो बाहर के इन्वेस्टर्स तो छोड़ दीजिए, बाहर के इन्वेस्टर्स ने भारत में इन्वेस्टमेंट करना उस समय कम कर दिया था, और लग रहा था कि बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, हमारे भारत के भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है, डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया फिलहाल कमजोर हुआ है, फिर भी इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत को छोड़कर जा नहीं रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। अगर सरकार ने इतना स्ट्रांगली काम किया, आपने किसानों की बात कही, आप उद्योग धंधों की बात कर रहे हैं, आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को हमेशा इस देश का जो इमोशंस है उसको छेड़ने की जरूरत कैसे पड़ती है? मैं उदाहरण देता हूं, आपने अभी कहा कि ओबीसी की गणना की जाएगी 2021 में, और ओबीसी की गणना को कई बार विभिन्न वजहों से टाला गया, उसे माना गया है सामाजिक सद्भाव के लिए शायद खतरा हो जाए। तो ये ऐसा तो नहीं कि ये 2019 को देख के इस तरीके की एक बात? और नहीं जी, देखिए, इसके पहले भी जनगणना जाति के आधार पर हुई थी। 1930 में, 1930 में जाति के आधार पर जनगणना हुई थी। 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने भी कहा था कि हम इसकी जनगणना पुनः इस आधार पर हम कराएंगे। रिजर्वेशन का लाभ मिलता है पिछड़े वर्ग को, इसे तो आप स्वीकार करेंगे, रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। ठीक चीजें ठीक तरीके से, जो लाभ जिसको मिलता है वह सही तरीके से मिल सके, इसके लिए सरकार को इस बात की जानकारी तो होनी चाहिए ना, किस कास्ट, किस सेक्शन के कितने लोग हमारे भारत में रहते हैं। यदि यह रिजर्वेशन सिस्टम न होता तो मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन है यदि रिजर्वेशन सिस्टम, तो सरकार अंधेरे में रहे और अंधेरे में तीर चलाती रहे, उससे तो बेहतर है इस बात की जानकारी हो जाए कि हमारे यहां एससी के कितने लोग रहते हैं, एसटी के कितने लोग रहते हैं, ओबीसी के कितने लोग रहते हैं। इसलिए बहुत ही ईमानदारी से कोशिश की है। और मैं एक यह भी बतलाना चाहता हूं कि अभी आगे देखते जाइए, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। समाज के सभी सेक्शन का, सभी वर्गों का हम लोग ध्यान रखेंगे, सभी वर्गों का। कोई भी इस समाज का कोई भी वर्ग अपने को इग्नोर्ड या महसूस न करने पाए, इसकी बराबर हम लोग चिंता करते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार के सारे दावों के बावजूद कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं उसमें एक रूपता या एक समानता नहीं है। जैसे गोरक्षा की बात करूं,
आप लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि गोरक्षा होनी चाहिए गौवंश की रक्षा के लिए, लेकिन दूसरी तरफ भारत जो है बीफ का निर्यात जो है कर करके संसार का 5वें स्थान पर बीफ का निर्यात कर दिए। भारत जो है 5वें नंबर का निर्यातक देश बन गया इस मामले में। तो हम इस पर कहीं आपको लगता है कि ये दोतरफा रवैया है? नहीं, पहले से काफी कम हुआ है, निर्यात बहुत कम हो गया है, पहले से घटा है निर्यात इस समय। चूंकि ऐसा प्रश्न है कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है, नहीं तो मैं आंकड़ा बतला देता। निर्यात में कमी आई है। ये सवाल जो है बड़ा घिसा पिटा सा है, लेकिन आपके लिए यदि कोई बैठा हो तो अपने लैपटॉप से देख ले कि जो मैं कह रहा हूं सही है कि गलत है। क्या जो मेरी जानकारी है उसमें कमी आई है। ये कमी आई है नहीं, ये कह रहे हैं कि बैल के मांस के निर्यात बढ़ा है, बैल का मांस। हाँ, ये वो बैल का मांस का निर्यात अभी आंकड़े नहीं है, लेकिन जो मैंने अपनी जानकारी के आधार पर कहा। ये राजनाथ जी की अकेली खूबी है। मैंने इतने सालों में इसीलिए मैंने ये बात कही कि कोई इसको देख ले, क्योंकि वेरीफाई कर ले, क्योंकि कोई गलत बात नहीं बोलना चाहता है, गलत दावा नहीं करेंगे। एक देश एक चुनाव की एक नई बात शुरू हो गई है। आप क्या सोचते हैं, ये संभव है इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव करा देना, उसको मेंटेन करना? संभव तो है, और ये हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। हर साल चुनाव, इस संकट से भी तो कम से कम इस देश को निजात मिल जाए। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने पहल की है कि सारे चुनाव यदि एक साथ हो जाए, ठीक है, नहीं हो सकते तो कम से कम असेंबली के और लोकसभा के साथ हो जाए, और लोकल बॉडीज के भी, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हों अथवा हमारी ग्राम पंचायतें हों, इनके चुनाव सब एक ही साथ करा दो। बस 2 बार से ज्यादा 5 वर्ष में लोगों को मतदान करने के लिए न जाना पड़े। इसके लिए संविधान में संशोधन करने की भी आवश्यकता होगी। और पार्टियों को कैसे साथ में लीजिएगा? और पार्टियों को साथ में कैसे लीजिएगा? अन्य पार्टियों को साथ में कैसे लीजिएगा? नहीं, मैं समझता हूं कि अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी देश हित को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही हैं। आपकी हुकूमत में जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ी हैं। आपके ही मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 2014 से लेकर 2018 तक 9 राज्यों में 40 लोग मार दिए गए इससे, और 40 घटनाओं में 45 लोग मार दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आप भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, लेकिन हो तो रहा है ये। देखिए, मैं तो संसद में भी, यदि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर मेरी स्पीच हुई थी, उस समय भी पार्लियामेंट में भी मैंने कहा था कि मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट। वैसे सबसे बड़ी घटना मॉब लिंचिंग यदि हुई है तो 84 में हुई है, 84 में हुई है सबसे बड़ी घटना। अब दंगे और मॉब लिंचिंग को आप लोग जोड़ के उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। पर चलिए, मॉब लिंचिंग तो नहीं थी। देखा, जनता है ये जनता। तो लेकिन इसको भी बहुत गंभीरता पूर्वक मैंने लिया है। आप लोगों ने शायद समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर मैंने एक कमेटी अपने होम सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में बनाई है, जिसमें कि 4 सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिसमें कि रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी मैंने रखा है। परसों ही हमारे उस कमेटी ने आकर मुझे वह मॉब लिंचिंग रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, इसके बारे में एक रिपोर्ट हमको सबमिट की है। और जल्दी ही जहां कानून में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, हम कानून में संशोधन करेंगे। 2014 में जो पार्टी सोशल मीडिया का सहारा लेकर इतना आगे बढ़ी और जिससे सोशल मीडिया का एक उफान और तूफान पैदा कर दिया पूरे देश में, अब वही पार्टी कह रही है कि 2018 में जब उल्टा पड़ने लगा थोड़ा सा कि नहीं, हम इस पर अंकुश लगाएंगे। तो ये सोशल मीडिया को लेके आपकी के आकर्षण और विकर्षण दोनों के बीच के रास्ते का रहस्य क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया उस समय नया नया शुरू हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के कारण ही हमारी सरकार बन गई, ऐसा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री की एक लोकप्रियता, गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने काम किया था उसके कारण भी एक लोकप्रियता उनकी थी, सारे देश में वह लोकप्रियता थी, उसके कारण जो है सरकार बनी है। और उस समय की कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट से, चूंकि 10 वर्षों तक चली थी, लोग अपेक्षाओं की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई थी,
जनता ने उसका विरोध किया था। स्वाभाविक रूप से लोगों की अपेक्षा हमसे थी और लोगों ने हमारी सरकार बना दी है। सरकार चल रही है और आगे भी ये सरकार चलेगी। हां, लेकिन फेक न्यूज का आना, इसे सरकार को रोकना पड़ेगा। पोर्नोग्राफी, जितनी भद्दी भद्दी अश्लील चित्र, अश्लील बातें जो आती हैं, इसे भी रोकना तो किसी सरकार की जिम्मेदारी है ना। हम कैसे इजाजत इस बात की दे दें कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाए? जो नहीं देखना चाहिए वो भी देखें वो। और इस काम के लिए हमारी होम मिनिस्ट्री ने पहल की है। इन चीजों को हम रोकेंगे। मैं फिर अपने सवाल पर आता हूं कि आप लोग रह रहे के ऐसे सुरताल छेड़ देते हैं जिससे लोग दुखी हो जाते हैं। अब ये SC/ST एक्ट को इतना ज्यादा कठोर आप लोगों ने बना दिया और उससे समाज के एक बहुत बड़े वर्ग में ये भय व्याप्त हो गया कि हमारे ऊपर उत्पीड़न होगा। आपको क्या लगता है? नहीं, इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी का उत्पीड़न किसी भी सूरत में नहीं होने पाएगा। और पर वो तो प्रदेशों का विषय और है। इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि यह कोई नया कोई एक्ट नहीं बना है। जो पुराना एक्ट था वही पुराना एक्ट है। यह कांग्रेस के समय भी था, अटल जी के समय भी था, वही एक्ट आज भी है। उसके दुरुपयोग के बाद ही तो उस पर अंकुश की बात एक चीज, दुरुपयोग यदि कहीं पर होगा तो राज्य सरकारें उसका संज्ञान लेंगी। जैसे मुझे जानकारी मिली है कि शायद यहां की सरकार ने भी कुछ एंटीसिपेटरी बेल वगैरह का कोई प्रोविजन किया है, यहां जो मुझे जानकारी मिली है, क्या है कैसे है। लेकिन यह हम इंश्योर करेंगे कि इसका दुरुपयोग न होने पाए। आप कैसे इंश्योर करेंगे? क्योंकि स्टेट एंड लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। कुछ स्टेट्स में आप हैं, कुछ स्टेट्स में आप नहीं हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो हम जहां नहीं होंगे वो क्या कोई वहां की सरकार भले ही दूसरे राजनीतिक पार्टी की हो, वो अत्याचार करने देगी? किसी को नहीं करने देगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के हित को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक एकता को ध्यान में रखते हुए बहुत ही गंभीरतापूर्वक हमको इस पर विचार करना चाहिए, ताकि परस्पर किसी प्रकार की कटुता और कड़वाहट न पैदा होने पाए। इससे आपका एक बड़ा वोट बैंक छिटक नहीं सकता है 2019 में? आपको इससे, इस एक्ट की वजह से आपका एक बड़ा वोट बैंक नॉर्थ इंडिया में छिटक सकता है आपसे। उसके लिए कुछ आप लोग कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं छिटकेगा। बहुत समझदार लोग हैं भारत के लोग। अब सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक हो गए हैं, चीजों को समझते हैं। और कम से कम इस देश की जनता को इस बात का भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कोई ऐसा नहीं काम करेगी जिससे देश टूट जाए। वही काम करेगी जिससे देश एक ताकतवर देश बन जाए। लोगों को विश्वास है, भरोसा है। ये सवाल मैंने आपसे 2 बार पहले भी पूछा है, आज तीसरी बार पूछ रहा हूं, और दोनों बार लखनऊ में यही पूछा है। क्या डॉन को पकड़ना वाकई नामुमकिन है? पड़ोसी के घर में है। दोस्तों, ये थे देखा जाएगा भविष्य में। जो नहीं, ये सवाल भी मैंने पूछा था आपका। आपकी प्लीज, जो आपकी मुस्कुराहट है वो बहुत कुछ बातें कह रही है। तो डॉन पकड़ा भले ही न जाए, लेकिन डॉन कुछ और हो सकता है। क्या बतलाएं, बोल नहीं सकते। दोस्तों, राजनाथ जी से बात करना हमेशा हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक अनुभव रहता है। आज भी अनुभव बहुत अच्छा था और आपने देखा होगा इनकी विनम्रता को। जो आंकड़ा याद नहीं था, साफ साफ बोल दिया, मेरे पास आंकड़ा इस समय मौजूद नहीं है। समय कम है, सवाल आप लोगों के मन में भी हैं, लेकिन समय रोकता है और समय ने आज फिर एक बार रोकने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।